हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इससे पहले हमने क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी थी और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर फंजाई और उसके अलावा जो है एनिमल्स की बॉडी के अंदर देखे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जब भी आप टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करनी है तो इसमें कुछ टर्म्स, उनके कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंटर टेस्ट प्रेपरेशन और बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए इंतहाई अहम है। तो इसलिए उन पॉइंट्स को आपने समझना है, उन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आप समझें और फिर जो है वो आप उसको अपनी बुक पे भी उसको राइट अप करें और बुक को जो है वो भी आप सारा पढ़ें ताकि एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जी, आप देखें वाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, इसमें मैंने तीन चीज़ें आपको पढ़ानी हैं। पहले मैं क्रोमोसोम्स के पार्ट्स को बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर कैरियोटाइप्स को बताऊंगा, उसके बाद है क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक फिर तीन सब टाइटल पे डिपेंड कर रहा है। अब इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर जी पार्ट्स क्या हैं। ज़रा गौर से सुनना है सब बच्चों ने, ठीक है जी। जब भी आप पार्ट्स की बात करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे ना कुछ पार्ट्स में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उन पॉइंट्स में सबसे पहले है क्रोमाटिड्स। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्रोमाटिड्स क्या है, उसके बाद क्रोमाटन क्या है, उसके बाद काइनेटोकोर क्या है, उसके बाद है सेंट्रोमियर क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या है। इनके बारे में जो है आपने समझना है जी। तो आपने ज़रा सोचना है, अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिड्स एंड क्रोमाटिन, क्या आपका आंसर होगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्रोमाटिड्स एंड क्रोमोसोम्स, आपका फिर क्या आंसर होगा? अगला क्वेश्चन है कि काइनेटोकोर प्रोटीन को काइनेटोकोर प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है? आपका क्या आंसर होगा? तो इन तमाम क्वेश्चन को सोचें भी और वाइट बोर्ड को भी देखें कि यहाँ पे मैं किस एंगल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपने उसको कैसे फोकस करना है। तो जब भी आप क्रोमाटिड्स को देखें तो क्रोमाटिड्स क्या है, देखें बच्चे, यहाँ पे मैंने ये एक स्ट्रक्चर्स ड्रा किया हुआ है। ये एक क्रोमोसोम है, ज़रा गौर से सुने। ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम्स है। आपने इसको दो क्रोमोसोम नहीं कहना, समझ आ रही है? ये दो, ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है और ये दो क्रोमोसोम्स हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं क्रोमाटिड्स को। क्रोमाटिड्स को स्टार्ट और क्रोमाटिड्स और क्रोमाटिन्स दोनों में हमने डिफरेंस देखना है। आप क्रोमाटिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको ये जहन में हो, मैं इसमें ना दो चीज़ें बताने लगा हूँ। डिफाइन क्रोमाटिड्स में एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम एंड अटैच ऑन सेम सेंट्रोमियर्स। स्टूडेंट्स, मेरी बात पे आपने गौर नहीं की। मैंने कहा है एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, कि मेरे पास अगर ये एक क्रोमोसोम है ना, ये वाला एक एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब है कि इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बने, बिल्कुल एग्जैक्ट, और ये अटैच भी उसी ही सेंट्रोमेयर पे हो, तो इसको हम कहेंगे क्रोमाटिड्स। ये इसकी सिस्टर क्रोमाटिड्स है और ये इसका सिस्टर क्रोमाटिड्स है। क्लियर हो गया? इसको आपने कभी भी एक ये नहीं कहना कि ये हमारे पास दो क्रोमोसोम है। आपने हमेशा यूज करना है कि ये दो क्रोमाटिड्स हैं, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, क्योंकि चार जो आर्म्स हैं ये चारों एक ही सेंट्रोमेयर पे अटैच हैं, या जो क्रोमाटिड्स हैं ये एक ही सेंट्रोमेयर पे अटैच है, इनका सेंट्रोमेयर डिफरेंट नहीं है। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद है जी क्रोमाटिन क्या है। ठीक है, क्या वर्ड है? क्रोमाटिन। मेरे पास ना ये एक है सेल, सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बहुत ही डी कॉन्डेंस फॉर्म में है।
आसान अल्फाज में बहुत लूज है, बहुत पतला है, बहुत थिन है, बहुत बारीक है, सारे लफ्ज़ मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इतना थिन है, इतना अनकंडेंस है कि वो हमें नज़र नहीं आता। उसको, उस जेनेटिक मटेरियल को जो हमें नज़र नहीं आता या लूज है या डीकंडेंस है, उसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन, ठीक है जी। और जब यही सेल माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करेगा, दो में डिवाइड होगा, तो आपको पता है कि एक सेल दो में डिवाइड होने के लिए आधे क्रोमोसोम इस साइड पे जाएंगे और आधे क्रोमोसोम इस साइड पे जाएंगे, क्योंकि सेल साइकिल का जो चैप्टर है उसके अंदर हम एक फेज पढ़ाते हैं बच्चे को, उसका नेम है एनाफेज। एनाफेज में जब क्रोमोसोम अपोजिट साइड पे मूव करते हैं या प्रोफेज में देखें, ये जितना भी जेनेटिक मटेरियल जो डीकंडेंस फॉर्म में था वो सेल साइकिल में जाके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वगैरह जो है उसमें वो बड़ा कंडेंस हो जाता है, बहुत थिक हो जाता है। जब वो कंडेंस होगा तो उसको फिर हम क्रोमाटिन नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। देखे कितने आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आपको क्रोमोसोम का पता चला क्रोमोसोम क्या है, फिर उसके बाद आपको पता चला क्रोमाटिन क्या है, फिर आपको पता चला क्रोमाटिड्स क्या है। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, और एक चीज़ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं और बता रहा हूं कि जब भी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टर क्रोमाटिड यहां पे और होगी है, आपके इंटर टेस्ट में इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है। अगर इसी पैराग्राफ में से अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो मैं तो बिल्कुल इस तरह के एमसीक्यूज डालूं कि डायग्राम ऊपर दी हुई है, पूछा जाए जी बताएं इसमें कितने क्रोमोसोम हैं, तो आपने कैसे बताना है, आपने बताना है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सिंपल फार्मूला, जिस जगह पे जितनी सेंट्रोमियर होंगी उतने ही क्रोमोसोम होंगे। अब देखें यहां पे जितने मर्जी सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, अगर यहां पे एक सेंट्रोमियर है तो इसका मतलब है ये क्रोमोसोम भी एक है, ठीक है। यहां पे देखें दो सेंट्रोमियर हैं तो इसका मतलब है यहां पे भी आपके पास जो है क्रोमोसोम भी ये दो हैं, ठीक है। उसके बाद जी काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिजिक्स में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। काइनेट वर्ड जो है ये निकला है काइनेटिक एनर्जी से, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है, आपने फिजिक्स के बारे में मुझे खैर इतना तो इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन दो एनर्जी तो मैंने भी मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट टॉप पे जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब आप उसको छोड़े, जब वो मूव करता है तो उस दौरान जो इसके अंदर एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है जी। होता इस तरह है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी एनाफेज। इस डायग्राम को ज़रा मैं थोड़ा सा क्लियर समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे भी इस डायग्राम की हमें ज़रूरत पड़नी है, तो हम एक ही दफ़ा उसको अच्छा सा बना लेते हैं ताकि बार बार हमें ना बनानी पड़े। मेरे पास ना यहाँ पे लेट्स सपोज के दो क्रोमोसोम हैं, ठीक है जी। अब इन क्रोमोसोम ने, ये सेल डिवाइड करेगा, एक ने उस साइड पे जाना है, एक ने उस साइड पे, तो इधर से ना ये कुछ फाइबर आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर के ऊपर अटैच होंगे, और सेंट्रोमेयर के ऊपर ना बेसिकली एक प्रोटीन होती है उसके साथ जाकर अटैच होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर आए और इसके साथ आकर अटैच हो गए। जब ये साइडों से स्पिंडल फाइबर आकर सेंट्रोमेयर के ऊपर अटैच होते हैं तो किसके साथ अटैच होते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ। काइनेटिक वर्ड एनर्जी से है क्योंकि ये एनर्जी बेसिकली क्रोमोसोम को मूव करवाती है, और जिस चीज़ को मूव किया जाता है उसमें जो एनर्जी होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए हम इसको काइनेटो कहते हैं। कोर का मतलब होता है सेंटर, क्योंकि ये मोस्टली क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमेयर होता है, मोस्टली मैंने बोला है, ठीक है, मोस्टली सेंटर में होता है, तो इसलिए हम इसको काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं। और उसके बाद है सेंट्रोमियर।
सेंट्रो वर्ड जो है ये भी सेंटर से ही रिलेट किया है। और मियर का मतलब होता है यूनिट, जिस तरह आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में पॉलीमर, पॉलीमीन मैनी मर मीन यूनिट, मतलब कि हमारे पास जो है अगर हम कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल लें, उसमें ग्लूकोज के मैनी पॉलीमर्स जो हैं, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहा है और उससे कार्बोहाइड्रेट की लंबी चेन्स बनती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब भी आप एक क्रोमोसोम्स को देखें उसके सेंटर में ना एक बहुत ही थिक पोर्शन है। इस सेंट्रोमेयर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़रा इसको ज़रा और से सुने। जब भी आप क्रोमोसोम्स को देखें, क्रोमोसोम्स के सेंटर में एक बहुत ही कंडेंस रीजन है। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस नहीं होती, उससे मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, उससे प्रोटीन नहीं बनेगी, ये कंडेंस रहेगा। क्योंकि ये हमें कंडेंस कैसे नज़र आया, ये हमें ऐसे नज़र आया कि जब हमने स्टेन यूज़ की। मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था, इस लेक्चर को पढ़ने से सुनने से पहले, देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उससे फिर आपकी एक रिलेशन बनेगा। मैंने उसमें भी बताया था कि सेल के अंदर जब क्रोमोसोम्स आपने देखने हैं तो आप डिफरेंट स्टेन यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेन में मैंने कुछ स्टेन्स के नेम लिखे हैं। जिम्सा स्टेन है, जी बॉन्डिंग स्टेन है, स्काई कैरो टेक्निक है, बारबाडी स्टेन एंड टेक्निक है। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेन है। अब एक चीज़ याद रखनी है, ये तमाम स्टेन और टेक्निक आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है और ये आपने तैयार भी नहीं करनी, मतलब ये नहीं याद करनी। ठीक है, जस्ट आप जहन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि यार एक दो स्टेन है जो यूज़ होती है, या मतलब आपको याद हो तो वो आपके नॉलेज के लिए। ये हर वो चीज़ जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, ना तो वो आपके फाइनल पेपर में आनी है और ना ही इंटर टेस्ट में आनी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो हैं, डिस्कशन होती है मेरी, आज भी एक मेरी डिस्कशन हुई एक टीचर्स के साथ, तो वो मुझे कह रहा था कि सर आप मतलब कि एक्सप्लेन इस तरह करें या मतलब फ़लाँ चीज़ ऐड करें। तो मैंने उनको एक ही चीज़ कही कि आप अपने सिलेबस को मेन फोकस करना है, क्योंकि आप एफएससी को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं ये सारा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बीएससी वाली उठा के इसमें थोप दूँ और आपके ऊपर कहूँ कि आप पढ़ो, जब आप बुक को पढ़ोगे आप ना उसको तैयार कर पाओगे ना इसको तैयार कर पाओगे। अंडरस्टैंड? तो इसलिए आपने बुक को ज़रा अच्छी तरह तैयार करना है, एक एक लाइन को पढ़ना है, और जो बुक है ना उसकी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए। बुक के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो आपको ना पता हो। ठीक है जी, तो यही आपकी कामयाबी है। तो जब क्रोमोसोम्स को स्टेन किया, तो स्टेन करने के बाद क्या हुआ कि ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये कहीं डार्क नजर आया ना स्टेन में, तो उसको हमने सेंट्रोमेयर कह दिया। सेंट्रोमेयर का दूसरा नेम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। सेंट्रोमेयर आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स। ये भी मैं बताता हूँ कि इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्यों कहते हैं, ये आगे डायग्राम आएगी उसमें मैं बताऊँगा। उसके बाद ना एक चीज़ है क्रोमोसोम्स के अंदर, यहाँ पे मैंने कहीं उसकी फिगर, आप अपनी बुक पे अगर बुक के सबसे पहला जो पेज है उसके लास्ट पे देखें तो फिगर 20.2 होगा। वो जो 20.2 है ना उसमें एक डायग्राम बनी होगी, आप उसको ज़रा साथ बुक को ओपन करके रखें। जब उसको देखें तो एक जगह पे लिखा होगा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी के बाद एक जगह पे लिखा होगा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और इस तरह का एक स्ट्रक्चर सा बना होगा, उसको लेबल नहीं किया होगा, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, ये मतलब उस डायग्राम को लेबल किया हुआ है। अब पहले तो आपने देखना है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या होता है। जब भी आप किसी भी क्रोमोसोम्स को देखें उसका जो सेंट्रोमियर होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो सेंट्रोमियर है वो बड़ा थिक होता है और बड़ा जो है वो कंडेंस होता है, उसी को ही हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस। और कुछ क्रोमोसोम ऐसे हैं जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस के अलावा जो उसकी आर्म्स हैं, ये जो आर्म्स होती हैं वहां पे भी जाकर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए होते हैं। तो वो जो सेकंड वाला रीजन है जो दोबारा जो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस के बाद हमारे पास कुछ क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह के जो है नोब जो होते हैं स्ट्रक्चर्स, उनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये भी हमें स्टेन के जरिए नजर आए कि क्रोमोसोम यहाँ से जो है वो काफ़ी थिक है, फिर ये थिन है, फिर ये थिक है, फिर ये थिन है, फिर यहाँ से थिक है। क्योंकि जिस जगह पे वो थिक होगा वहाँ से जो है वो ज़्यादा डार्क नज़र आएगा। इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ना आपके पास इतना सा एक कपड़ा है, ठीक है,
बाज़ार में अभी भी शायद है कि नहीं, पुराने दौर में क्या होता था कि वाइट कलर का दुपट्टा है उसको स्टेन करवाया जाता था बाज़ार में जाकर ना, मतलब कि उसमें डिफरेंट कलर करवाए जाते थे, इतने हिस्से पे ग्रीन, इतने पे ब्लू, इतने पे रेड, इतने पे ग्रीन, उसको कलरफुल किया जाता था। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ज़रा गौर से। अगर मेरे पास ना ये वाइट कलर का कपड़ा है, लेट्स सपोज कि इसके अंदर यहाँ पे जो उसके फाइबर है ना, कपड़े के अंदर जो धागे हैं वो बड़े तंग हैं और इधर वाले बड़े खुले खुले हैं। जब आप कपड़े को रंग करवाएंगे तो रंगने के बाद जब आप कपड़ा देखेंगे ऊपर से वो ज़्यादा डार्क होगा और नीचे से कम डार्क होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे ऐसा ही मैकेनिज्म है कि जब भी आप क्रोमोसोम्स को देखते हैं तो क्रोमोसोम जगह जगह से कहीं ज़्यादा डार्क है, कहीं से कम डार्क है, और इसी को ही हम किसी को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह दिया, किसी को सेकेंडरी और किसी को सैटेलाइट का नेम दे दिया। तो ये था आपका पार्ट्स क्रोमोसोम्स के। और एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है, अगर आप फिगर 20.2 को देखें, क्रोमोसोम को ना उसने ये जो जिस जगह पे ये लिखा हुआ ना, इधर उसने लिखा होगा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। असल में एक्सप्लेन वो इसको करना चाह रहा है कि ये सेंट्रोमियर सेंटर पे है, क्योंकि ये दोनों ही सिस्टर क्रोमाटिड्स एक ही सेंट्रोमियर पे अटैच हैं। तो एक चीज़ और है, डायग्राम को देखें तो डायग्राम इधर से इतनी ब्लैक है और इधर से भी इतनी ब्लैक है। ये जो ब्लैक पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टीलोमेयर, ये भी आप उसमें ऐड कर लें, टीलोमेयर। ये टीलोमेयर क्या है? असल में होता यह है कि जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे होते हैं, सेल डिवाइड होता है, एनाफेज में जब क्रोमोसोम अपोजिट साइड पे होते हैं, तो लेट्स सपोज ये दो क्रोमोसोम है ना, ये कभी इधर से आपस में ना जुड़ जाएं। ठीक है, आपस में ना जुड़ जाएं इस वजह से कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो साइडों से इसको कैप किए होती हैं, और उस रीजन को हम बोलते हैं टीलोमियर। टीलो का मतलब होता है एंड, और मियर आपको मैंने पहले बता दिया कि यूनिट्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये एंड वाले यूनिट्स होते हैं जो क्रोमोसोम को आपस में जुड़ने नहीं देते। तो आगे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप को एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं आपको ज़रा एक थोड़ा सा इसका बता दूं कि ये इसका इंट्रोडक्शंस वगैरह ये है क्या और चीज़ क्या है। सबसे पहले ना होमो सैपियंस के अंदर प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एक डाइप्लॉइड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और एक हैप्लॉइड के अंदर 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, हैप्लॉइड के अंदर 23, डाइप्लॉइड के अंदर 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर। 23 पेयर इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है जी, होता इस तरह है बच्चे कि कैरियोटाइप क्या है? जब आप एक सेल को डाई करते हैं, डाई करने के बाद उसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना, उसकी लोकेशन, उसमें क्रोमोसोम की पोजीशन किस तरह अरेंज है, इसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। अगर आप नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, पहले पेज के नेक्स्ट पेज पे राइट साइड पे डायग्राम है, वहां पे लिखा है फिगर 20.3 ह्यूमन कैरियोटाइप। उसी के साथ जो पैराग्राफ है अगर आप उसको पढ़ें तो वहां पे लिखा होगा अरे ऑफ क्रोमोसोम। अरे का मतलब होता है किसी चीज की तरतीब, किसी चीज की अरेंजमेंट। एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की अरेंजमेंट जो होती है, उसकी जो है प्रॉपर पोजीशन जो होती है, उसकी शेप जो होती है, उसका जो स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। और सारे क्रोमोसोम्स की पोजीशंस वगैरह, स्ट्रक्चर्स, लोकेशंस को फाइंड करके जो हम ग्राफ सा बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कैरियोग्राम। और ये सारे का सारा स्टेन का कमाल है, स्टेन के जरिए ही चेक की जाती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरियोटाइप क्या है। कैरियोटाइप के पैराग्राफ में नीचे दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि स्पीशीज टू स्पीशीज कैरियोटाइप वेरी करती है। ये तो हमें समझ आ रही है कि जी एक होमो सैपियंस है तो उसकी कैरियोटाइप जो है वो होमो हैबिलस से या होमो इरेक्टस से डिफरेंट है, क्योंकि हमारी कैरियोटाइप तो उनसे मिलती नहीं है। उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डिफरेंट है, उनमें पोजीशन भी डिफरेंट है, उनकी शेप भी डिफरेंट है। या एक आप दो किसी प्लांट्स के एग्जांपल ले लें, जो है साइनोडॉन डैक्टाइलॉन प्लांट्स है, और इसके अलावा जो है यूफोर्बिया हेटा प्लांट है, या कोई भी मतलब के दो प्लांट आप उसको उठा लें, उनके अंदर देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डिफरेंट होंगे और उनकी पोजीशन भी डिफरेंट होगी, तो उनकी कैरियोटाइप भी डिफरेंट होगी। लेकिन अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, उनका सम टाइम क्रोमोसोम्स कैरियोटाइप जो है वो सेम स्पीशीज के अंदर भी डिफरेंट है। एक स्पीशीज के दो ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज के मैं होमो सैपियंस एक स्पीशीज, मैं और आप, हम दो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट, आप और मैं, हमारी दोनों की कैरियोटाइप डिफरेंट है।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि डिफरेंट स्पीशीज की तो समझ आ रही है कि कैरियोटाइप क्या है, लेकिन सेम स्पीशीज के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की कैरियोटाइप किस तरह डिफरेंट हो सकती है। तो वो ये है, वो म्यूटेशन वगैरह हो जाती है। ठीक है, अगर मेरी बॉडी के अंदर एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, आपकी बॉडी का भी एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, मेरी बॉडी के एक सेल के क्रोमोसोम में किसी जगह पे म्यूटेशन हो गई है, चेंज आ गई है। जब म्यूटेशन आएगी तो क्रोमोसोम्स की लेबलिंग करेंगे तो उससे उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, उससे उसकी स्टेनिंग के बाद जो है कलर भी डिफरेंट होगा। जैसा कि ये 2 क्रोमोसोम है, मैंने एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ये क्रोमोसोम लिया है और उसी स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ये क्रोमोसोम लिया है। अब ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे ना वो है म्यूटेशन। जब मैं दोनों को डाई करूंगा, ये इधर से डार्क डाई होगा, इधर से ये डार्क, ये तो हमें समझ आ रही है यहाँ पे इनका सेंट्रोमेयर है, लेकिन इसमें ये नहीं समझ आ रही कि ये इधर से डार्क क्यों हो गया है। इधर से तो इसका जो दूसरा क्रोमोसोम है वो तो इधर से नहीं है, तो ये इधर से क्यों हो गया है? इसलिए क्योंकि म्यूटेशन आ सकती है, उसमें डिफरेंट और प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसकी वजह से कैरियोटाइप जो है वो डिफरेंट हो सकती है और जिससे कैरियोग्राम जो है वो भी डिफरेंट शो होता है। एक एमसीक्यू जो है वो आपने याद रखना है, जब आप फिगर 20.3 को देखते हैं ना, इसमें आप देखें तो वहां पे नंबर भी लगे होंगे 1 2 3 4 5 23 पेयर्स हैं। इसमें 1 जो क्रोमोसोम है एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, होमोलोगस क्रोमोसोम जिसको कहते हैं, सबकी शेप सेम है। लेकिन जो 23 वाला पेयर है ना, जिसको हम कहते हैं सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। क्योंकि आपको पता है कि जो एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है और दूसरा रॉड शेप होता है, क्योंकि जब x और y की आप दोनों को आपस में रिलेट करेंगे तो दोनों की शेप डिफरेंट होगी। तो एमसीक्यूज ये जहन में रखना है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जब कैरियोटाइप की स्टडी की जाती है तो उसमें से वो कौन सा पेयर है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की शेप डिफरेंट है, तो वो 23 वाला पेयर है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है जी, लें जी स्टूडेंट्स, मैंने 2 चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन कर दी हैं। मैंने स्ट्रक्चर्स भी बता दिया क्रोमोसोम का और उसकी कैरियोटाइप भी बता दिया है। स्ट्रक्चर्स में कुछ हमने बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें वगैरह पढ़ी, आपके कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए, तो इसको आपने ऐसे ही प्रेप करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के, क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब भी आप किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस कैरेक्टर की बेस पे करते हैं। जैसा कि मैं क्लास में अगर क्लासिफिकेशन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी नंबर्स की बेस पे क्लासीफाई कर दें, जिनके 470 नंबर हैं वो इस रो में आ जाएं, जिसके 460 हैं वो इस रो में आ जाएं, जिसके 450 हैं वो इस रो में आ जाएं। मतलब कि ये मैंने क्लासिफिकेशन किस बेस पे की है? ये मैंने किया जी उसके नंबर्स की बेस पे। अगर मैं कहूँ क्लासिफिकेशन में करनी है क्लास में हाइट की बेस पे, जिनकी 6 फीट है वो इधर चले जाएं, जिसकी 5 है वो इधर चले जाएं। ये डिपेंड मुझ पे करता है कि मैं क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन किस बेस पे करता हूँ। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, मैं ये पढ़ रहा था, उसमें ये क्लासिफिकेशन क्रोमोसोम की डिफरेंट एंगल पे लोगों ने की हुई है। कुछ जो है वो इनके बिहेवियर की बेस पे कर रहे हैं, कुछ जो है इनके स्ट्रक्चर्स की बेस पे कर रहे हैं, कुछ जो है वो इनकी पोजीशन की बेस पे कर रहे हैं, कुछ जो है वो इनके कैरेक्टर की बेस पे कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जो मैं बताने लगा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, एमसीक्यू याद रखना है। ठीक है, किसकी बेस पे बताने लगा हूँ? सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेस पे, कि सेंट्रोमियर की बेस पे मैंने क्रोमोसोम की जो है वो क्लासिफिकेशन करनी है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम जब आप करते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन पे, भाई सेंट्रोमियर की पोजीशन पे जब आपने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है तो उससे आपके पास इसके 4 ग्रुप जो है वो बनते हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। ठीक है, 4 हैं। अब आगे आ जाएं डायग्राम की तरफ। ये जो हमारे पास डायग्राम है ये 20.3 डायग्राम होगी, क्योंकि ये 20.2, ये 20.3 और ये 20.4 होगी ये डायग्राम जो है। ठीक है, जब आप इसको देखें, ये एक क्रोमोसोम है, इसका ये सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आ रहा है। ऐसे क्रोमोसोम जिनका सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में हो उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मैं एम से डिनोट करता हूं, क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक।
और ऐसे क्रोमोसोम जिनका सेंट्रोमेयर सेंटर से थोड़ा सा अवे है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा दूर है, उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्लियर जी? जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ऐसे क्रोमोसोम जिनका सेंट्रोमेयर एंड के नजदीक है, उनको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। और ऐसे क्रोमोसोम जिनका सेंट्रोमेयर एट द एंड है, उनको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। ठीक है जी। अब यहां पे ना आपने दो चीजें जरा गौर से सुननी है। मैंने क्लासिफिकेशन की क्रोमोसोम की 4 ग्रुप्स में बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। 2 में मैंने रेफरेंस दिया सेंटर की बेस पे और 2 में मैंने रेफरेंस दिया एट द एंड। सुने कैसे वाला? जो हमारे पास मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमेयर है प्रेजेंट इन सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। 2 में मैंने सेंटर का वर्ड यूज किया, इसमें नियर टू एंड, एट द एंड। समझ आ गई है? तो ये भी आपने चीज याद रखनी है कि कौन कौन को सेंटर से डिनोट करके एक्सप्लेन करते हैं और किस किस टाइप को आप जो है एट द एंड की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। इसमें ना एक चीज जो और इंटरेस्टिंग सी है वो ये है कि जब हम क्रोमोसोम्स का बिहेवियर देखें तो ये आई, वी और जे शेप स्ट्रक्चर्स देते हैं। आई, वी और जे शेप स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मुझसे थोड़ी सी स्किप हो गई थी। वो ये थी कि जब आप प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस को देखें तो ये तो आपको क्लियर है कि इसके ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन अटैच होती है जो स्पाइंडल फाइबर को अटैच करती है और ये स्पाइंडल फाइबर्स के जरिए ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है इसका क्या फायदा है? समझ आ रही है? हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर हैं, हर पेयर में से एक क्रोमोसोम के ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मौजूद है। वो किसी पेयर पे हो सकती है। मेरी बात को गौर से सुनना जरा। 23 पेयर में से पेयर नंबर 1 ले लेना, 1 में 2 क्रोमोसोम है, ए और बी कह लें, या बी पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस होगी या ए पे होगी। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा, भाई क्यों सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्यों इतनी जरूरी है कि जो हर क्रोमोसोम के पेयर में से एक में होगी? जी, आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं या न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं। वो जो न्यूक्लियोलाई बनते हैं वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस की अरेंजमेंट से बनते हैं। क्रोमोसोम वहां पे अरेंज इस पोजीशन में होते हैं कि न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन होती है, वहां पे न्यूक्लियोलाई बनते हैं। तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस का फंक्शन था। तो अब ना हम चल रहे थे इसके बिहेवियर की तरफ कि क्रोमोसोम जो है ये डिफरेंट शेप देता है, आई, वी और जे। मेरी बात को सुनना जरा। लें जी स्टूडेंट, अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को मैं इधर से फाइबर से पकड़ के, फाइबर लगा के काइनेटोकोर प्रोटीन पे फाइबर को ऐसे खींचूं, ये कौन सी शेप देगा? ये बिल्कुल जो है ऐसे हो जाएगा, यूं। ठीक है। सेंटर से ऐसे जब खींचा तो मतलब ये इसके जरा थोड़े से वेट वाले रीजन थे, ये भी वेट वाले थे, और सेंटर से ऐसे खींचा गया तो ये जो है ऐसे सेंटर से बेंड हो गया और ये शेप होगी वी। तो आपने फिर एक एमसीक्यू याद रखना है कि मेटासेंट्रिक जो है इन केस ऑफ एनाफेज, क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे मूव करते हैं। आपकी उसी लाइन के एंड पे लिखा भी होगा कि क्रोमोसोम गिव अ डिफरेंट शेप इन केस ऑफ एनाफेज, आई, वी एंड जे शेप। ठीक है। तो मेटासेंट्रिक का एमसीक्यू याद रखना है कि ये देता है वी शेप। उसके बाद आई कौन सी देगा? आई देगा टेलोसेंट्रिक, क्योंकि यहां पे जब फाइबर अटैच होगा तो ये ऐसे नहीं देता, ऐसे है तो ऊपर से ऐसे डार्क सा पोर्शन है, इधर फाइबर अटैच हो गया, आई शेप। और जे कौन देगा? हमारे पास सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक दोनों ही जे देते हैं। ठीक है। क्योंकि जब एक ये क्रोमोसोम है, यहां से फाइबर ऐसे खींचेगा इसको तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा और ये जो है ये ऐसे बेंड होगा। एक में जे जो है ये जरा थोड़ी सी प्रोमिनेंट है और एक में जे जो है वो साइज में जरा थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन ये है कि वो दोनों ही जे शेप देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा। तो एक चीज़ और है, आपने ये जितना भी वीडियो लेक्चर्स देखा इसको आपने सारे को पढ़ना है, आप अपनी बुक को फॉलो करें और जो भी क्वेश्चन हो आपका, क्योंकि आप फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो भी आपका क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेरा मौजूद है,
आप वहाँ से जो है मुझसे रब्ता करें और बताएं कि जी फ़लाँ क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह जो है मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आपको उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ। तो हमारा लेक्चर आज यहाँ पे वाइंड अप होता है। तो आज के लिए थैंक यू।